हेलो स्टूडेंट्स, आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पाषाण काल पढ़ा सबसे पहले, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ा, और वैदिक सभ्यता के बाद में हमने क्या देखा, महाजनपद काल देखे थे। उसके बाद जैन, बौद्ध और भागवत, शाक्त और यूनान ग्रीक आक्रमण। और जो आज पढ़ेंगे मौर्य काल पढ़ेंगे ना। और लगभग ये जो क्लास है लंबी, 1 घंटे के लगभग हो जाएगी शायद। जो भी है आप क्लास देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में सबसे पहले तो उत्पत्ति, मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए थे। कोई बोलता है वैश्य, कोई बोलता है निम्न वर्ग से, कोई क्षेत्रीय, लेकिन जो सर्वाधिक जो मान्य मत है वो है क्षेत्रीय का, है ना। तो अभी आप सबसे पहले लिखो मौर्य वंश। सबसे पहले लिखो मौर्य वंश। मौर्य वंश, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। इस उत्पत्ति से संबंधित अनेक मत हैं। जैसे विशाख दत्त की बुक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, इनकी किताब है मुद्रा राक्षस। इससे पता चलता है कि जो विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस बुक है, ये बताती है कि जो मौर्य वंश की जो उत्पत्ति है, ये निम्न वर्ग से हुई है। निम्न वर्ग से उत्पत्ति मानती है ये बुक, है ना। फिर आते हैं रोमिला थापर। रोमिला थापर रोमिला थापर ये उत्पत्ति किससे मानती है, वेश्य से मौर्य वंश की उत्पत्ति मानती है। सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक मान्य है वो क्षेत्रीय है। वो क्षेत्रीय मानते हैं कि क्षेत्रीय वंश से उत्पत्ति हुई है मौर्य वंश की, ठीक है। और बौद्ध और जैन साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य बौद्ध और जैन साहित्य है, ये शूद्र मानते हैं। बौद्ध और जैन साहित्य क्या मानते हैं, बौद्ध और जैन साहित्य ये भी क्षेत्रीय मानते हैं, क्षेत्रीय। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण साहित्य है, ये उत्पत्ति मानते हैं शूद्र से। तो ये मत है भिन्न, अलग अलग, सबके अलग अलग मत है। जो शाक्त की मुद्रा राक्षस है उसमें इनको निम्न वर्ग से बताया गया है। रोमिला थापर है, उन्होंने इनको वैश्य बताया। सबसे ज्यादा जो मान्य मत है वो क्षेत्रीय का है। बौद्ध और जैन साहित्य भी क्षेत्रीय मानते हैं, और जो ब्राह्मण साहित्य है ये शूद्र मानता है। तो ये इनके मत हो गए। अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो टाइम पीरियड है 322 से 298 BC लिखो, ये है। और इनको 1000 चांदी के सिक्कों से खरीदा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य, उसने तो खरीदा था इसको, है ना। और ये क्या है, चांदी के सिक्कों से खरीदा गया था। इनकी जो एजुकेशन है वो कहाँ हुई थी, तक्षशिला में। इनकी जो एजुकेशन है वो तक्षशिला में हुई थी। तो एक बार ये लिख लेना। तो पहले तो हमने उत्पत्ति से संबंधित जो मत है हमारा, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस जो बुक है निम्न वर्ग बताती है। रोमिला थापर वैश्य, सबसे ज्यादा मान्य क्षेत्रीय। बौद्ध और जैन साहित्य क्षेत्रीय, ब्राह्मण साहित्य शूद्र। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य है, 1000 चांदी के सिक्कों में इनको खरीदा गया था। और इनकी जो शिक्षा है वो तक्षशिला में हुई है। यहाँ तक एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यूनानी इतिहासकार क्या मानते हैं, यूनानी इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, इनको सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स मानते हैं, है ना। फिर बाद में विलियम जॉन्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं नहीं नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, सेंड्रोकोट्स हैं। लिखो यूनानी इतिहासकार। यूनानी इतिहासकार इनका मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स, ये 2 नाम देते हैं। 2 नाम देते हैं, 2 नाम देते हैं। सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स, ये 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 2 नाम देते हैं।
एंड्रोकोट्स मानते हैं। ये माना, फिर कालांतर में विलियम जोन्स आते हैं, विलियम जोन्स, और वो कहते हैं नहीं नहीं, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं ये क्या है, सेंड्रोकोट्स है। इन्होंने क्लियर कर दिया अपना मत, सेंड्रोकोट्स मान लिया इनको, ठीक है। एक ग्रीक आए थे, ग्रीक इतिहासकार हैं जस्टिन, ग्रीक इतिहासकार जस्टिन, वो क्या बोलते हैं, ग्रीक इतिहासकार हैं जस्टिन, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनकी जो सेना थी वो लुटेरी थी, लुटेरी सेना थी, ऐसा कहने वाले ग्रीक इतिहासकार जस्टिन है। और फिर आगे ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने जो कमांडर कौन थे, सेल्यूकस निकेटर को हराया था, इनको हरा दिया था। और जो इनकी बेटी थी हेलेना, उनसे विवाह कर लिया था, उनसे विवाह कर लिया था ये सेल्यूकस निकेटर है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न प्रदेश दिए थे। उनमें सबसे पहले आता है एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, परोपनी, सडाई, ये शहर हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे। इनका जो दूत था सेल्यूकस निकेटर का, मेगास्थनीज, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, दरबार में भेजा। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु गए, भद्रबाहु चंद्रगिरी पहाड़ी, ये कहाँ पड़ती है, ये कर्नाटक, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। और वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा संलेखन, मैंने जैन धर्म में पढ़ाया था, संथारा संलेखन होती है कि मृत्यु प्राप्ति तक उपवास रखना, उसके माध्यम से इन्होंने अपने जो प्राण है वो त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है ये कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले तो ये कि जो यूनानी इतिहासकार हैं उन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स का, फिर विलियम जोन्स आते हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि सेंड्रोकोट्स है चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक इतिहास का जस्टिन बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना वो लुटेरी थी, उन्होंने जो कमांडर था सेल्यूकस निकेटर, इनको हराया, उनकी बेटी थी हेलेना, उनसे शादी की और निम्न प्रदेश दिए, एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, परोपनी, शडाई, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के तरफ मेगास्थनीज को भेजा। और लास्ट पॉइंट है 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए और वहां संतारा संलेखना के माध्यम से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे बिंदुसार, बिंदुसार लिखो बिंदुसार अमित्रघात इस नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड क्या है, 298 से 273 बीसी, ये अमित्रघात के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। आगे जैन साहित्य में इनको, जो जैन साहित्य है उसमें इनको सिंगासेन कहा गया है, तिब्बत इतिहास का तारानाथ क्या बोलते हैं, तिब्बत के हैं एक तिब्बत इतिहासकार तारानाथ, उनका कहना है कि बिंदुसार एक महान शासक थे,
इन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, ऐसा कहने वाले तिब्बत इतिहासकार तारानाथ हैं। ठीक है, इनके जो अनुयायी है, ये जो बिंदुसार है, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी है, ये अनुयायी है आजीवक संप्रदाय के, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं। तक्षशिला में इनके टाइम पे तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, 2 विद्रोह हुए थे। पहला जो विद्रोह था उसका दमन करने वाले थे अशोक, और जो दूसरा विद्रोह था उसका दमन करने वाले कौन थे? सुशीम। इस तरीके से दोनों विद्रोहों का दमन कर दिया जाता है। नेपाल की खस जनजाति विद्रोह अशोक ने दबाया था, नेपाल की खस जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह अशोक के द्वारा दबाया गया था, अशोक के द्वारा दबाया गया था, दमन किया गया था, जो भी है ये इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार ने यूनान के शासक से 3 चीज मंगाई, 3 चीज क्या क्या थी? मीठी शराब, पहले नंबर की मीठी शराब थी, दूसरे नंबर पे आते सूखे मेवे, और तीसरे नंबर पे आते हैं दार्शनिक। यूनान के शासक ने ये 2 चीज तो दे दी थी, दार्शनिक नहीं भेजे, 2 चीज भेज दी थी, मीठी शराब और सूखे मेवे। तो ये हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा है ना। अगला हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। एक बार देख लो इनको अच्छे से कि जो बिंदुसार है 298 से 273 बीसी के तक इनका जो टाइम पीरियड है वो रहा है, और अमित्रघात नाम से इनको जाना जाता है, जिन साइड में इनको सिंहासन कहा गया है। और तिब्बत इतिहासकार है तारानाथ, वो बोलते हैं कि एक महान शासक थे, ये एक महान शासक थे, और दक्षिण भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था। ये आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, पहला विद्रोह का दमन अशोक ने किया, दूसरे विद्रोह का दमन सुशीम ने किया। नेपाल की खस जनजाति का जो विद्रोह है उसका दमन अशोक के द्वारा किया गया था। यूनान के शासक से इन्होंने 3 चीज मंगाई थी, मीठी शराब, सूखे मेवे और दार्शनिक। ये मीठी शराब और सूखे मेवे तो उन्होंने भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। ये बिंदुसार के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हो गए हैं। अब पढ़ेंगे हम अशोक सम्राट, अशोक सम्राट। अशोक लिखो, अशोक। इनका जो टाइम पीरियड है 273 से, ये इनका टाइम पीरियड 232। इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी हासिल की थी। ये शासक बने थे, मारकर शासक बने, अपने 99 भाइयों को खत्म किया इन्होंने। ठीक है, इनकी जो धर्मपत्नियां हैं, धर्मपत्नियां पहले नंबर पर लिखो देवी। इन्होंने जो काम किया श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाने का कार्य किया, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं फैलाने का काम किया, फैलाई है ना। जो दूसरे नंबर की आती है उनका नाम क्या है? कारुआकी। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें रानी अभिलेख से मिलती है, रानी अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तीसरे नंबर की आती है पद्मावती, ये इनकी धर्मपत्नियां है। पद्मावती, इनका जो बेटा था वो था कुणाल। चौथे नंबर की है तिष्यरक्षा, तो ये इनकी धर्मपत्नी थी चारों, है ना, लिख लो। अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। इनकी जो राजधानी थी
इनकी जो राजधानी थी वो थी तोसली। राजधानी कौन सी थी? तोसली। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बताता है कलिंग राजा नंदराज था इस टाइम पे। तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, वो बताता है कि इस टाइम पे जो कलिंग का जो राजा था वो नंदराज था। इन्होंने, अशोक ने धम्म नीति अपनाई, कलिंग युद्ध के बाद अपनाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए अशोक के बारे में। सबसे पहले तो क्या, इन्होंने 99 भाइयों को मारा, उसके बाद शासक बने। इनकी कुछ धर्मपत्नियां, 4 धर्मपत्नियां हैं। देवी, इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध शिक्षा फैलाई थी। कारुवकी, रानी अभिलेख से जानकारी मिलती है। पद्मावती का बेटा कुणाल था। और तिष्यरक्षा, ये अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण करते हैं। जो कलिंग की राजधानी थी वो तोशली थी। खारवेल घाटी में अभिलेख बताता है कि उस टाइम पे कलिंग पर जो राजा थे वो नंदराज थे। इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी। अब देखेंगे जो अशोक का जो धर्म है वो कौन सा है। अशोक का धर्म, धर्म को लेकर काफी कंफ्यूजन है। कोई बोलता है कि वो हिंदू हैं, कोई बोलता है बौद्ध अपना लिया था, है ना। तो कौन सा धर्म अपनाया था अशोक ने? अशोक का धर्म या धर्म, है ना। तो कल्याण की राजतरंगिणी बताती है कि अशोक शिव भक्त थे। कल्याण की राजतरंगिणी कल्याण की राजतरंगिणी बताती है कि अशोक शिव भक्त थे, भगवान शिव जी के भक्त थे। अशोक शिव भक्त थे। ये कल्याण की राजतरंगिणी बताती है। अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया। श्रीनगर शहर है वो बसाया था और वहां पे शिव मंदिर का निर्माण करवाया। शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। नेपाल में ललित पाटन नामक शहर भी अशोक के द्वारा ही बसाया गया था। दीपवंश और महावंश में बताया जाता है कि निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीपवंश और महावंश ये बताते हैं कि निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। जबकि दिव्यावदान और हिंसांग बताते हैं, दिव्यावदान और हिंसांग बताते हैं कि अशोक उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। सबके अलग अलग मत आ रहे हैं अभी, है ना। अशोक की यात्राएं, अशोक ने जो भी यात्रा की अपने शासन के 10वें वर्ष वो बौद्ध गया की यात्रा करते हैं और अपने शासन के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। बाबरू अभिलेख बताता है कि अशोक बौद्ध था, मतलब अशोक के बौद्ध होने की जानकारी है वो बाबरू अभिलेख बताता है। बाबरू अभिलेख हमें बताता है कि अशोक बौद्ध था। अशोक के बौद्ध होने की जानकारी देता है ना। ठीक है। अशोक धम्म क्या है? अशोक की आचार संहिता, अशोक धम्म, ये अशोक की क्या है? आचार संहिता है। द्वितीय वहत स्तंभ लेख बता, इसमें जो धम्म की परिभाषा का उल्लेख है। ठीक है। अशोक के जो लेख हैं कहाँ से मिले हैं, है ना, वो देखेंगे।
इसमें ये जो अशोक अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया उसके बारे में सबसे पहले कल्याण की राजतंगनी बताती है कि अशोक शिव भक्त थे। उन्होंने श्रीनगर शहर बसाया, वहां शिव जी का मंदिर बनवाया था। नेपाल में ललित पाटन शहर बसाया था। दीपंश महावंश बताते हैं निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। देवागन हिंसक बताते हैं उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक ने यात्राएं की। 10वें वर्ष में बौद्ध गया गए थे और 20वें साल में अपने शासन के 20वें साल में लुम्बिनी गए थे। बाबरू अभिलेख अशोक को बौद्ध होने की जानकारी देता है। अशोक के धम्म मतलब ये है अशोक की आचार संहिता। द्वितीय वेद जो स्तंभ लेख बताता है धम्म की परिभाषा। तो ये एक बार अच्छे से कर लो आप लोग, है ना। फिर देखेंगे अशोक के लेख कहाँ से मिले हैं और कितने हैं और कितने स्थानों से मिले हैं ये देखेंगे। मतलब 14 है, 8 स्थानों से मिले हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो अशोक के लेख लिखो। अशोक के लेख, अशोक के लेख लिखो। अशोक के लेख, अशोक के लेख लिखो। वहत शिलालेख, वहत शिलालेख, शिलालेख कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं ये? इनकी संख्या कितनी है? संख्या 14 और 8 स्थानों से मिले हैं, है ना। 8 जगह से मिले हैं ये। कौन कौन से हैं लिख लो। सबसे पहले शाहबाजगढ़ी, पेशावर पाकिस्तान। शाहबाजगढ़ी, पेशावर पाकिस्तान। पाकिस्तान मानसेरा, पेशावर पाकिस्तान। मानसेरा, पेशावर पाकिस्तान, ठीक है। और कालसी उत्तराखंड, कालसी उत्तराखंड। जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात। गुजरात शोपारा महाराष्ट्र, शोपारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। धौली ओडिशा, धौली ओडिशा, उड़ीसा। जौगढ़ ये भी उड़ीसा से ही है, उड़ीसा। एरगुड़ी आंध्र प्रदेश। एक बार लिख लो इनको। तो ये 8 है अशोक के जो लेख है ना। अशोक के जो लेख है ये कितने? संख्या 14 है और 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं ये, है ना। तो ये शाहबाजगढ़ पेशवर पाकिस्तान, मानसेरा पेशवर पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, जूनागढ़ गुजरात, सोपारा महाराष्ट्र, धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया हमारा। अब जो प्रथम जो अभिलेख है, प्रथम अभिलेख, इसमें पशु हत्या पर रोक लगाई गई है ना। 5वें में धम्म महामात्र के बारे में, 5वें में धम्म महामात्र शक्ति इसका उल्लेख है। 11वें में धम्म नीति की व्याख्या दे रखी है। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता इसका उल्लेख है। 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी है। तो ये हो गए, है ना। अब लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। अशोक के व्यक्तिगत होने की जानकारी, ये कौन कौन से कहाँ से मिलती है? अशोक के व्यक्तिगत होने की जानकारी, अशोक के व्यक्तिगत से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो है मास्की, गुजरा, उदेगोलम, नेट्योर। तो ये लिख लेना। अशोक की जो उपाधि थी, अशोक की उपाधि कौन सी थी? देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय दर्शी।
ये बताती है कि अशोक बौद्ध होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी, देवनाम प्रिय। ठीक है। और जो धम्म की परिभाषा है, परिभाषा, ये दूसरा स्तंभ लेख इसमें मिलती है ना। और धम्म महामात्र वैध शिलालेख में, धम्म का सार लघु शिलालेख में। एक बार इनको हटा देते हैं। अब देखो, धम्म महामात्र वैध शिलालेख, धम्म महामात्र का उल्लेख है वैध शिलालेख, धम्म महामात्र वैध शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है ना। और धम्म का सार लघु शिलालेख में, धम्म का सार लघु शिलालेख में, लघु शिलालेख में। ठीक है। वृहत वृहत स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। अभी इनकी ये जो भी है लेख, इनकी जो ये जो अभिलेख है, इनकी संख्या 7 है और 6 स्थानों से मिले हैं। एक बार लिख लो। पहला प्रयाग, दूसरा तोपड़ा, मेरठ दिल्ली, मेरठ दिल्ली। चौथा लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज ये कहाँ है, बिहार में। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ ये भी कहाँ है, ये भी बिहार में है। ठीक है। 6 नंबर का है रामपुरवा, ये भी कहाँ है, बिहार में है। ये हो गए कंगनहल्ली, कंगनहल्ली ये तो हो गए टोटल, है ना। कंगनहल्ली, कंगनहल्ली राणा अशोक का उल्लेख करती है, राणो अशोक, अशोक का उल्लेख मिलता है कंगनहल्ली से। ठीक है। अशोक ने जो भूराजस्व है, अशोक ने भूराजस्व, भूराजस्व 1/6 से 1/8 कर दिया था, है ना। आगे देखो, गुआलेख, गुआलेख जो बनाई गई थी, ये आजीवक साधुओं के लिए बनाई गई थी, साधुओं के लिए बनाई गई थी। 3 है कर्ण चौपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़ चौपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये 3 थी आजीवक साधुओं के लिए बनाई गई थी। लिख लो इनको अच्छे से। अशोक के जो अभिलेख हैं, अभिलेख हैं, उनकी जो भाषा है वो है प्राकृत, प्राकृत भाषा है। और जो लिपि है, लिपि है ब्राह्मी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेइक, ग्रीक। तो ये इनकी लिपि है। तो ये तो 4 तो ये लिपि है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेइक और ग्रीक। और अभिलेख जो भाषा है उनकी लैंग्वेज प्राकृत है। गुआलेख आजीविक साधुओं के लिए, कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी है। और ये कंगनहल्ली में राणा अशोक को लेख मिलता है, भूराजी से 1/6 से 1/8 कर दिया था। तो इतना हो गया है। एक बार लिख लो इनको सबको। अशोक के जो अभिलेख खोजने का काम किसने किया है, अशोक के अभिलेख किसने खोजे हैं, खोजे किसने थे, टी कैनथेलर ने 1750 ईस्वी में खोजे थे। पढ़ा किसने है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है।
डी आर भंडारकर ने अशोक का इतिहास लिखा है, अशोक के अभिलेखों के माध्यम से। डी आर भंडारकर, इन्होंने अशोक का क्या लिखा है, इतिहास लिखा है, और अशोक के जो अभिलेख हैं उन सबको पढ़ के और फिर उनका इतिहास लिख दिया है। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लिखो इनको। सांची स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप कहाँ है, एमपी, और पीपरवा यूपी में। पीपरवा ये भी इंपॉर्टेंट है, पीपरवा ये यूपी में। ये एक बार लिख लो आप, फिर आगे करेंगे। अब आगे पढ़ो। सांची स्तूप के बारे में बताओ। सांची स्तूप, सांची का जो स्तूप है इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था मौर्य काल में, है ना, मौर्य काल ही पढ़ते हैं। और ये सुंदर सुंदर तोरण द्वार, सुंदर तोरण द्वार के लिए ये फेमस है। इसका जो विस्तार हुआ था शुंग और सातवाहन वंश के टाइम पे हुआ था, सांची के स्तूप का। ठीक है, इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया है, यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया है। ठीक है, स्तूप का मतलब क्या होता है, ढेर। ये स्तूप का मतलब होता है ढेर। इसका जो पहला उल्लेख कहाँ मिलता है स्तूप का, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पहली जानकारी मिलती है। पीपरवा जो हमने अभी पढ़ा था, पीपरवा ये प्राचीनतम है, पीपरवा ये प्राचीनतम है, प्राचीनतम। और यहाँ से भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। अमरावती स्तूप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अमरावती, अमरावती स्तूप ये आंध्र प्रदेश में। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ से 4 शेर, और यहाँ से भी भगवान बुद्ध के प्रतीक मिले हैं। अशोक, अशोक चक्र का उल्लेख है जिसमें 32 तिलियां हैं, तिलियों का उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ है, ये सारनाथ संग्रहालय। ठीक है, अब लिखो रामपुरवा। ये कुछ जानवर है, रामपुरवा स्तंभ किसका उल्लेख मिलता है, यहाँ से मिलता है बैल का। देखो, लोरी नंदनगढ़ से शेर, लोरिया नंदनगढ़ से शेर का उल्लेख मिलता है। संकिसा स्तंभ से हाथी का उल्लेख मिलता है, और वैशाली से शेर का उल्लेख मिलता है। रुक्मिणी देई स्तंभ से घोड़ा का उल्लेख मिलता है। तो ये एक बार लिख लेना, है ना। आगे देखो, बुलंदी बाग से लकड़ी का महल, बुलंदी बाग, बुलंदी बाग से लकड़ी का महल मिलता है, और पहिया और मिलता है, लोहे का पहिया। ये 2 चीज मिलते हैं यहाँ से, है ना। मथुरा के पास परखम से यक्ष मूर्ति, मथुरा के पास क्या है, परखम, और यहाँ ये क्या मिलती है, यक्ष मूर्ति। इसको बोलते हैं मणिभद्र कहा जाता है इसको, है ना। दीदारगंज पटना से मिलते हैं यक्षिणी, दीदारगंज, दीदारगंज पटना, यहाँ से यक्षिणी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, धौली से हाथी, धौली से हाथी का उल्लेख मिलता है। ये नॉर्मल हाथी नहीं है,
पूरे पत्थर को काटा और उसके बाद बनाया, तो पत्थर को काट कर बनाया गया हाथी धौली से मिलता है। मौर्यकालीन प्रशासन देखेंगे, है ना, मौर्यकालीन प्रशासन देखेंगे, एक बार ये लिख लो। मौर्यकालीन प्रशासन लिखो। मौर्यकालीन प्रशासन, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत, चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत, चाणक्य सप्तांग सिद्धांत बताओ क्या क्या है इसमें। राजा, राज्य, अमात्य, किला, सेना, कोष, मित्र, ये है सप्तांग सिद्धांत, है ना, लिख लो इनको। राजत्व का, अशोक के राजत्व के देवी सिद्धांत में विश्वास करते थे और देव नाम प्रिय की उपाधि है। तो अशोक है वो राजत्व के देवी सिद्धांत में विश्वास करते थे, देवी सिद्धांत में विश्वास करते थे, उनकी जो उपाधि थी देव नाम प्रिय थी। ठीक है, ये इनकी उपाधि है। राजा की सहायता के लिए 18 मंत्री होते थे। राजा की सहायता, राजा की सहायता के लिए 18 मंत्री थे। इनको तीर्थ कहा जाता था, इनको तीर्थ कहा जाता था। मुख्य तीर्थ कौन कौन से हैं? मुख्य तीर्थ, मुख्य तीर्थ समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता था, है ना, और सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, और कर्मांतिक कल कारखानों का प्रमुख होता था, कर्मांतिक कल कारखानों का प्रमुख, कारखानों का प्रमुख होता था। आंतवार्षिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख, आंत वार्षिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख, सेना का हेड होता था। आठविक, आठविक वन विभाग का प्रमुख होता था, आठविक। प्रशासता, पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। प्रदेष्टा, ये न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश को प्रदेष्टा बोलते थे। तो ये एक बार लिख लो, है ना। महत्वपूर्ण अध्यक्ष, ये भी लिख लेते हैं साइड में, महत्वपूर्ण अध्यक्ष, अध्यक्ष सबसे पहले मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का प्रमुख, मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट, पासपोर्ट विभाग का जो हेड होता था वो है लक्षणाध्यक्ष, ये मुद्रा विभाग का प्रमुख होता था। लवणाध्यक्ष, ये नमक विभाग का प्रमुख होता था, है ना। गणिका अध्यक्ष, वेश्या वृत्ति का अध्यक्ष होता था ये। और आखिरी अध्यक्ष खनिज विभाग का, खनिज विभाग का प्रमुख होता था। तो ये एक बार लिख लो आप, ये मुख्य तीर्थ हैं, वो महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं, ये मौर्यकालीन प्रशासन में जो चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था वो है। अशोक राजद्वीय सिद्धांत में बिलीव करता था। राजा की हेल्प के लिए जो 18 मंत्री होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था, है ना। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। एक ये इम्पोर्टेंट है, ये बना लेना आप, बनाओ।
मैंने पहले तो शायद ये नहीं करा, पाटलिपुत्र, तो लग रहा है मैंने करा दिया पहले। उत्तरपथ, उत्तरपथ, तक्षशिला, तक्षशिला, और एक है कलिंगपथ, कलिंगपथ तोशली, कैपिटल है तोसली। दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, ये कर्नाटक में है ना। अवंतीपथ, ये कहाँ है, उज्जैन। ठीक है, तो ये एक बार बना लेना आप, अभी बना लो। नगर का जो प्रशासक होता था, नगर का जो प्रशासक, उसको बोलते थे एस्ट्रोनोमाई, एस्ट्रोनोमाई। राज्य मार्ग का जो प्रशासक होता था, एग्रोनोमाई। ये लिख लो। न्यायालय थे उस टाइम पे, न्यायालय, न्यायालय, धर्मस्थली और कंटक शोधन, ये न्यायालय थे। ठीक है, गुप्तचर, गुप्तचर, गुड पुरुष, गुड पुरुष। अब देखो सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पितृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार, परिवार प्रणाली थी। समाज है, 4 भागों में बटा हुआ था, 4, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण थे। वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित, जन्म आधारित थी, उत्तरवेदी काल में जन्म आधारित थी। मेगस्थनीज ने समाज के, समाज है उसको 7 भागों में बांट दिया था। मेगस्थनीज की जो बुक है ना, वो इंडिका, उसमें 7 भागों में बांटा हुआ है समाज को। ए निष्कामनी, ए निष्कामनी, ए निष्कामनी कौन होते थे, कुलीन महिलाएं, है ना, कुलीन महिलाएं। वेश्या, वेश्याओं के लिए गणी का यूज किया गया, गणी का। ठीक है, रूपा जीवा स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करती थी वो, रूपा जीवा स्वतंत्र वेश्यावृत्ति। ठीक है, ए तक, ए तक, अस्थायी दास, उनके लिए ए तक शब्द का प्रयोग किया गया। छंदवासिनी, विधवाएं जो पुनः विवाह नहीं करती थी, उनको बोलते हैं छंदवासिनी, जो पुनः विवाह नहीं करती थी, विधवा, विधवा जो पुनः विवाह नहीं करती थी, उनके लिए प्रयोग किया गया। भू राजस्व, जो भू राजस्व दर है, या भू राजस्व जो भी दर थी, वो 1/6 थी मौर्य काल में। और विष्टि, बेगार प्रथा, बेगार प्रथा को विष्टि बोला जाता था। ठीक है, और स्वर्ण होता था सोने का सिक्का, स्वर्ण सोने का सिक्का। ठीक है, और काश्यार्पण, ये होता था चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। और बृहदत्त है अंतिम मौर्य शासक है, इनको कहाँ लिखूं, बृहदत्त, बृहदत्त, ये अंतिम मौर्य शासक हुए थे, बृहदत्त। तो ये हमारा जो मौर्य काल है वो कंप्लीट हो गया है ना। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।